पूरे यूरोप को अपनी उंगलियों पर नचाती है ये सीक्रेट फैमिली। बिना किसी की नजर में आए पूरे यूरोप की इकोनॉमी को अपने कब्जे में रखती है ये फैमिली। इस फैमिली की नेटवर्थ एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की कुल प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा है। सऊदी और यूएई की रॉयल फैमिलीज भी इनके आगे फीकी है। यह फैमिली स्वीडन के 1/3 स्टॉक एक्सचेंज को ओन करती है। इतना ही नहीं, इनके एक एक एम्प्लॉय का नेटवर्थ भी 1 मिलियन से ज्यादा है। यह फैमिली यूरोप को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। डिफेंस हो या पॉलिटिक्स, एनर्जी हो या मीडिया, हर सेक्टर, हर जगह इनका पूरा कंट्रोल है। और इतना सुनने के बाद भी आपके दिमाग में अभी तक कोई नाम क्लियर नहीं हो रहा होगा, है ना? होगा भी नहीं, क्योंकि ये फैमिली एक सीक्रेट फैमिली है जो कि पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करती है और पूरे यूरोप को अपने इशारों पर नचाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि यूरोप की ये मोस्ट पावरफुल फैमिली आखिर है कौन? तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से मौके का सही फायदा उठाकर एक परिवार दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार बन गया। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आज के समय में जब कोई इंसान मोहल्ले का नेता भी बन जाता है तो खुद की फोटो और पोस्टर्स पूरे शहर में चिपका देता है, जबकि एक ऐसी फैमिली है जो कि पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है और आज तक ना ही इन्हें किसी बड़े इवेंट में दिखा गया है और ना ही इनके बारे में कोई जानता है। यहाँ तक कि गूगल पर भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है और इसका कारण है कि ये दिखावे में नहीं बल्कि काम में यकीन करते हैं। ये लोग खुद को, अपने आप को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। अब सस्पेंस ज्यादा नहीं रखते और आपको इस फैमिली के बारे में बता ही देते हैं। ये फैमिली है वॉलनबर्ग फैमिली। लेकिन ये फैमिली आखिर इतनी अमीर और इतनी ताकतवर कैसे बनी? इसके लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है सन 1837 से। ये वो समय था जब अमेरिका में उस समय का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। मारामारी थी। उस क्राइसिस को द पैनिक ऑफ 1837 भी कहा जाता है। बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर थी। कपास के दाम आसमान पर पहुंच चुके थे। बैंक कंगाली की कागार पर पहुंच चुके थे। कुल मिलाकर उस समय ऐसा लगने लगा था कि अब शायद अमेरिका कभी संभल नहीं पाएगा। उसी समय एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग, जो कि उस समय अमेरिका में पोस्टेड थे, उन्होंने इस पूरी घटना को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इस पूरे क्राइसिस की असली वजह अमेरिकन बैंकर्स हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर बैंक ने कौन सी गलती की थी और बैंक को किस तरह से काम करना चाहिए था। उन्होंने अपने देश के बैंकों को भी ऑब्जर्व किया और देखा कि उनके देश के बैंक भी सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। उस समय एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था। बैंक केवल पैसे डिपॉजिट रखने का काम किया करते थे। इंटरेस्ट रेट ना के बराबर था। लोन देने का कोई सिस्टम नहीं था। कुल मिलाकर बैंकों के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। वो बस आम लोगों के लिए एक तिजोरी की तरह बनकर रह गए थे। जब स्वीडन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था, वहां नई नई फैक्ट्रियां, कंपनियां शुरू हो रही थी, लेकिन वहां के बैंक इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे थे। बस यहीं से आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग को अपना बैंक खोलने का आइडिया आया और उन्होंने 1856 में स्टॉकहोम एनस्किलाडा यानी कि SEB बैंक के नाम से अपना बैंक शुरू किया। इस बैंक में पहली बार आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने लोगों को यह ऑफर दिया कि वो अगर इस बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उन्हें जमा की गई राशि पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। और यह आइडिया काम कर गया, क्योंकि उस समय स्वीडन के लोगों के लिए ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था। और अगर केवल पैसे बैंक में जमा करने से पैसे बढ़ रहे हैं तो ये फायदा भला किसे बुरा लगता? बस फिर क्या था, कुछ ही समय में SEB बैंक देश भर में पॉपुलर हो गया। SEB बैंक में जमा करवानी शुरू कर दी। इसके साथ ही SEB बैंक ने लोन का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, तो कई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेने आने लगे और बस आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग का बिजनेस चल निकला, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट सिंपल था। लोग उनके बैंक में पैसा जमा करवाते और वो उस पैसे पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट देता और उसके बाद उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन के रूप में दे देता, जिस पर वो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट वसूल करता। इस तरह से SEB बैंक ने बहुत ही कम समय में स्वीडन की इकोनॉमी पर अपनी पकड़ बना ली। ये वो दौर था जब स्वीडन का हर नागरिक किसी न किसी तरह से SEB बैंक से जुड़ा था। या तो उसने उसमें पैसे जमा किए हुए थे या उसने उससे लोन लिया था।
या वो जिस कंपनी में काम करता था उसने SEB से लोन लिया हुआ था। इस तरह से स्वीडन की इकोनॉमी की कमान पूरी तरह से SEB के हाथों में आ चुकी थी। लेकिन आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग इतने से ही संतुष्ट नहीं थे, उन्हें और ताकत और पैसा चाहिए था। इसलिए उन्होंने रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, मीडिया, दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से पूरे स्वीडन पर वॉलनबर्ग का सिक्का जम गया। लेकिन वॉलनबर्ग यही नहीं रुके, अब उनकी नजरें पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के ऊपर थी। वहीं जब स्वीडन की सरकार ने देखा कि देश की पूरी इकोनॉमी एक फैमिली के कंट्रोल में जा रही है, तो उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके तहत कोई भी बैंक किसी कंपनी के शेयर लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता था। अब यह लॉ एक तरह से वॉलनबर्ग के लिए चुनौती था, लेकिन वॉलनबर्ग ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और उन्होंने इन्वेस्टर AB नाम की कंपनी शुरू की। उस कंपनी के अंदर उन सभी कंपनियों को ले लिया जो कि अभी तक SEB के पास थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 20 साल के अंदर स्वीडन के 40% कर्मचारी इसी कंपनी के लिए काम करते थे। लेकिन अभी भी इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आना बाकी था और वो आया वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जहां पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बढ़ गई। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। जहां लाखों लोगों की जान जा रही थी, वहीं वॉलनबर्ग फैमिली जंग से पैसे बना रही थी। वो अमेरिका और ब्रिटेन को भारी इंटरेस्ट रेट पर पैसे दे रही थी और वहीं उनके दुश्मन जर्मनी के हथियारों की फैक्ट्रियां भी खरीद रही थी ताकि जर्मनी लगातार लड़ता रहे, उसके पास हथियारों की कमी ना आए। इसके साथ ही उन्होंने तीनों देशों से कई सीक्रेट एग्रीमेंट भी किए जिसके मुताबिक ये देश उन्हें युद्ध के बाद उनके देश में उसके बैंक की ब्रांचेस खोलने देंगे। और इस तरह SEB बैंक स्वीडन से निकलकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में भी पैर पसारने लगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इनका दबदबा फैलने लगा। आज भी ये कंपनी अपनी उन्हीं नीतियों को फॉलो कर रही है। अब रूस और यूक्रेन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब 2014 में रूस और यूक्रेन की पहली जंग हुई थी, तब पूरे यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। वहीं SEB से जुड़ी कुछ कंपनियां, वॉलनबर्ग की कुछ कंपनियां रूस को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी। यानी कि ये फैमिली एक ही सिद्धांत पर काम करती है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी तरह आज ये फैमिली दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक बन गई है और यूरोप तो आज पूरी तरह से इनकी कंट्रोल में है ही। और खास बात यह है कि ये फैमिली आज भी लगातार पावरफुल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और उसका कारण है, इस फैमिली में पूरा पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि इनकी पूरी वर्थ एक फैमिली फाउंडेशन में रहती है। और फैमिली के सदस्य पहले 8 से 10 साल कंपनी में निचले लेवल पर काम करते हैं ताकि वो कंपनी को अच्छी तरह से समझकर हैंडल कर पाए। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ये फैमिली, द वॉलनबर्ग फैमिली, आज न केवल यूरोप को बल्कि पूरी वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में रखती है।